आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के अध्याय सेकंड उपभोक्ता संतुलन पर, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में तटस्थता वक्र, जिसे अनअधिमान वक्र और उदासीनता वक्र भी कहते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बजट रेखा, जिसे कीमत रेखा भी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत तटस्थता वक्र पर विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा कि तटस्थता वक्र क्या है। तो तटस्थता वक्र के बारे में हमने जाना कि दो वस्तुओं का ऐसा संयोग पथ जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे तटस्थता वक्र कहते हैं। बच्चों, एक आपके अंदर ये सवाल उठ रहा होगा कि दो वस्तुएं ही क्यों ली है, चूँकि हम देखते हैं एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करता है, लेकिन बच्चों यहाँ हम सुविधा की दृष्टि से केवल दो वस्तुएं ले रहे हैं, क्योंकि इस डायग्राम के अंतर्गत हम दो अक्ष हैं, इसलिए यहाँ हम दो वस्तुओं को ही दर्शा सकते हैं। और इसी के आधार पर हमने पिछले वीडियो में एक तालिका बनाई और उस तालिका के माध्यम से हमने तटस्थता वक्र का निर्माण किया था। और तटस्थता वक्र, जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये IC1 तटस्थता वक्र है। इसके कोई भी बिंदु है, उस बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे ये A, B, C, D जितने भी बिंदु हैं, उन पर सभी पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उसके अलावा हमने ये देखा कि तटस्थता वक्र अगर एक से अधिक है, जैसा यहाँ IC2 है, यहाँ IC3 है, तो हमसे कोई पूछे इन तीनों तटस्थता वक्र, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, उसमें से किसका चुनाव करेगा, तो निश्चित रूप से हमारा जवाब रहेगा IC3 तटस्थता वक्र का उपभोक्ता चुनाव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यह तटस्थता वक्र सबसे ऊपर स्थित है, और जैसा कि हम जानते हैं जितना अधिक ऊंचा तटस्थता वक्र होगा, उपभोक्ता का जो संतुष्टि का जो स्तर है वो भी उतना ही अधिक होगा। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि उपभोक्ता इस IC3 वक्र है उस पर अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन बच्चों, हम जानते हैं हमारे सामने कई लिमिटेशन होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती है। हम विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो साधन है, जो हमारी आय है, वो लिमिट होती है। इसी प्रकार हम ये देखेंगे कि एक उपभोक्ता जाना तो चाहता है IC3 वक्र पर, लेकिन इसके सामने भी कुछ लिमिटेशन, कुछ बाध्यताएं आती हैं, और उनके कारण कई बार वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे तटस्थता वक्र पर नहीं पहुंच पाता है। तो वही जो बाध्यताएं हैं, वही जो सीमाएं हैं, वही जो लिमिटेशन है, वही बजट रेखा और कीमत रेखा के माध्यम से हम देख पाएंगे। यही बजट रेखा और कीमत रेखा इसी बात को दर्शाएगी कि वो कौन सी लिमिटेशन होगी कि जहाँ तक उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि ऊपर वाला जो तटस्थता वक्र है, वहाँ पर उपभोक्ता जाना तो चाहता है, लेकिन वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता है, और कब पहुँच पाएगा, उसके लिए क्या किया जाएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से आपसे वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि बजट रेखा, या आपसे ये पूछा जा सकता है कीमत रेखा किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको बजट रेखा की परिभाषा देनी है और इसका एक चित्र बनाना है, रेखा चित्र का निर्माण करना है। सबसे पहले हम जानते हैं बजट रेखा या कीमत रेखा किसे कहते हैं। इसके ये कुछ अन्य नाम भी हैं, उन पर भी आप थोड़ा सी नज़र डाल लेना। इसको अन्य इन नामों से भी पुकारा जाता है। इसके अंतर्गत हम परिभाषा को देखें तो दो वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय दी हुई हो, पहले से दी हुई हो, पहले से जानकारी है कि उपभोक्ता की आय कितनी है और वस्तु की कीमत कितनी है। तो निश्चित रूप से हम अब तक पढ़ रहे हैं कि दो वस्तुएं हैं, इसलिए दो वस्तुओं की प्राइस है और उपभोक्ता की आय है। जब ये दी होती है तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को क्रय कर सकता है, और इन मात्राओं के संयोग को मिलाने वाला जो बिंदु पथ है, जो रेखा बनेगी, उसे ही बजट या कीमत रेखा कहेंगे। बड़ी सरल सी परिभाषा है कि कीमत दी हुई है कितनी वस्तुओं की, चूँकि हम यहाँ दो वस्तुएं ले रहे हैं, और उपभोक्ता की आय दी हुई है। तो इस प्रकार हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कीमत या बजट रेखा की परिभाषा बनती है।
जैसा कि हम इस रेखा चित्र के अंतर्गत समझें कि ये जो BL क्या है, बजट रेखा है, कीमत रेखा है। बच्चों ये किस प्रकार से आई उस पर भी हम चर्चा करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा सरल सा टॉपिक है, बड़ी सहजता से आपको इसको समझना है। अब हमने कुछ तटस्थ वक्र बनाए हैं, एक IC1 बनाया है, एक IC2 बनाया है और एक IC3 बनाया है। अब आपसे ये पूछा जाए कि आप कौन से तटस्थ वक्र पर रहना चाहोगे, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये IC3 है, सबसे ऊपर स्थित उस तटस्थ वक्र पर रहना चाहेंगे। लेकिन बच्चों वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये जो BL जो रेखा है, जिसे हमने कीमत रेखा या बजट रेखा है बोला है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। हमारी कुछ बाध्यताएं हैं, जैसे हम दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, लेकिन खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ बाध्यताएं होती हैं, और वो बाध्यता है हमारी आय। हमारी आय इतनी नहीं होती है, इनकम इतनी नहीं होती है कि वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। ठीक उसी प्रकार यहाँ ये जो बजट रेखा आप देख रहे हो BL, वो वहाँ तक नहीं है। अगर इस IC3 तटस्थ वक्र पर जाना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि ये BL जो बजट रेखा है उसको यहाँ तक लाया जाए, लेकिन ये कब आएगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि IC1 और IC2 दो तटस्थ वक्र को उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि IC2 का जो तटस्थ वक्र में ये E पॉइंट मैंने दिखाया है, वो E पॉइंट पर यहाँ हम देख रहे हैं ये तटस्थ वक्र इस बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस E पॉइंट पर स्थित संयोग को उपभोक्ता खरीद सकता है। तो अब इन दोनों में से तुलना करें तो निश्चित रूप से ऊपर वाले तटस्थ वक्र पर IC2 पर उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है, और IC1 की अपेक्षा उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ हम ये समझें कि ये आखिर बजट रेखा आई क्या और इसका मतलब क्या है, उसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, एक सरल सा उदाहरण लिया है कि माना उपभोक्ता के पास जो आय है वो 100 रुपये है। यहाँ हमने माना है, ठीक है, और X वस्तु की जो कीमत प्राइस है वो 20 रुपये है और Y वस्तु की जो प्राइस है वो 10 रुपये है। अब यहाँ हम देखें कि अगर उपभोक्ता X वस्तु की ही इकाई खरीदना चाहता है तो हम देखें कि X वस्तु की कीमत कितनी है 20, तो 20 रुपये प्रति इकाई कीमत है। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि 100/20 यानी वो कितनी खरीद सकता है, 5 इकाई X की ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकता है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं उपभोक्ता की जो आय है वो 100 रुपये है। अब आपसे ये पूछा जाए कि जब X की उसने 5 इकाई खरीद ली है तो Y की कितनी इकाई खरीदेगा, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे 0। 0 क्यों? क्योंकि 5 इकाई पर उसके पूरे 100 रुपये खर्च हो जाते हैं। या फिर इस प्रकार हो सकता है कि वो Y की खरीदे, तो Y की वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इकाई खरीद सकता है, 10 इकाई। 10 इकाई हमारे पास कैसे आई, क्योंकि उस वस्तु की कीमत प्रति इकाई कितनी है, 10 रुपये है। जब एक इकाई वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो 100 रुपये में कितनी आएगी, 100/10 यानी 10। तो आपसे पूछा जाए कि X की कितनी खरीद सकता है, 0, क्योंकि यहीं Y की 10 इकाई पर ही उसके सारे रुपए खर्च हो जाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि Y की वो 5 इकाई खरीदे, तो 5 इकाई पर उसकी कितने खर्च हो जाएंगे, 50, तो शेष 50 रुपये वो किस पर खर्च करेगा, X वस्तु पर करेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हम देख पा रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत दी हुई होने पर और उपभोक्ता की आय दी हुई होने पर इस प्रकार के संयोग हमारे सामने तैयार होते हैं, जिनको उपभोक्ता इन कीमतें और उपभोक्ता की आय दी हुई होने पर वो खरीद सकता है। और यहाँ हम देख रहे हैं यदि उपभोक्ता केवल X वस्तु की मात्रा खरीदे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 इकाई खरीद सकता है, और यदि वो Y वस्तु की ही खरीदना चाहे तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 इकाई का उपभोग कर सकता है, खरीद सकता है। या फिर कुछ इस प्रकार से Y की 5 खरीद ले तो शेष इकाई किसकी खरीदेगा, X की खरीदेगा। या Y की मान लो कि 2 इकाई खरीद ले तो शेष
2 इकाई पर कितने खर्च हुए 20, शेष उस पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे सामने विभिन्न संयोग निकल कर आ रहे हैं और सभी संयोगों पर यहाँ भी देखें तो इस संयोग पर भी टोटल रुपए कितने खर्च हो रहे हैं 100 हो रहे हैं, इस संयोग पर कितने हो रहे हैं टोटल 100 हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये हमने पैमाना लिया रेखा चित्र में, यहाँ अक्ष वस्तु दर्शाई है, पैमाना ले लिया 1 2 3 4 5। अब ये 5 बिंदु कैसा है, क्योंकि हम देख रहे हैं अक्ष वस्तु की कीमत कितनी है 20 है और उपभोक्ता की आय कितनी है 100, तो m यानी मनी आय और बटे px मतलब उसकी कीमत यानी 100 बटे 20 यानी ये कितना आया 5 आया। यानी अगर वो केवल अक्ष वस्तु को ही खरीदना चाहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खरीद सकता है 5 इकाई, ठीक है। और अगर वो y की खरीदना चाहे तो हम देख रहे हैं m कितना 100, y वस्तु की कीमत कितनी 10, तो ये कितना निकल कर आया 10 इकाई। और इस प्रकार हम इसको दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारे सामने ये सीधी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन निकलती है जिसको बजट रेखा या कीमत रेखा कहेंगे। अब इसके अंतर्गत कोई भी संयोग का हम चुनाव करेंगे उस बिंदु पर, जो ये बजट रेखा ये दर्शा रही है कि प्रत्येक बिंदु पर यहाँ कहीं भी चुनाव करेंगे वो सारा का सारा उस पर आय कितनी आएगी 100 आएगी। कितनी खर्च होगी 100 खर्च होगी। लेकिन बच्चों ये देखिए कि इस प्रकार हमारे सामने ये बजट रेखा आई और इसके अंदर जो भी है सारे के सारे बिंदु है वो उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो इसकी बजट के अंतर्गत आता है, बजट रेखा के अंतर्गत आता है। लेकिन इस बजट रेखा से बाहर कोई बिंदु है, जैसे ये H बिंदु है, इस H बिंदु को उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके बजट क्षेत्र से बाहर का बिंदु है। तो बच्चों आप इस बजट रेखा का निर्माण कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ ये कहूँ कि आय 200 रुपये है और X वस्तु की कीमत 10 रुपये है और Y वस्तु की कीमत 20 रुपये है, तो आपको इस बजट रेखा का निर्माण करना है। और अगर आप ये चित्र बना पाओ उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना कि सर हमने इस कीमत रेखा का निर्माण कर लिया है, ठीक है। तो ये बजट रेखा हमारे सामने निकल कर आई है। और बजट रेखा क्यों बनाई जा रही है उसको भी हम समझ रहे हैं कि उपभोक्ता का वो लिमिटेशन को दर्शाता है, क्योंकि उपभोक्ता की आय दी हुई है और वस्तु की कीमत दी हुई है। बच्चों थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करना, यहाँ अक्ष वस्तु की मात्रा है न कि कीमत, थोड़ा समझने का प्रयास करना। बच्चे यहाँ थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ Y वस्तु की मात्रा है। अब ये मात्रा क्वांटिटी हमने कैसे निकाली, जैसे 100 रुपये आय है, अक्ष वस्तु की कीमत कितनी है 20 रुपये है, तो मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी निकल कर आई 5 इकाई, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा समझ में रखना। अगर अक्ष वस्तु की कीमत 10 रुपये हो जाए, कितनी हो जाए 10 हो जाए, तो क्या होगा, ये बजट रेखा का बिंदु किधर जाएगा, कितनी आय है टोटल 100 है। अब अक्ष वस्तु की कीमत कितनी होगी 10, तो इकाई कितनी होगी 10, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि वो ये बजट रेखा किस तरफ जाएगी, इस प्रकार आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि अब अक्ष वस्तु की मात्रा क्या हो गई बढ़ गई। उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये कीमत रेखा क्या है, तो हमें इस परिभाषा के अंतर्गत समझ में आई कि दो वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की आय, हमने देखा कि दोनों वस्तुओं की कीमत दी हुई है और उपभोक्ता की आय दी हुई है। रटने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमने जो समझा उसी को अपने शब्दों में लिख रहा है कि दोनों वस्तुओं की कीमत दी हुई है, उपभोक्ता की आय दी हुई है, तो दोनों वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को क्रय कर सकता है, जो हमने देखे हैं, विभिन्न संयोग देखे हैं, और आप भी संयोग बना सकते हो। और इन मात्राओं के संयोग को मिलाने वाला बिंदु पद कीमत या बजट रेखा कहलाता है। बच्चों ये एग्जाम्पल है, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो, 100 रुपये अपने हिसाब से रख सकते हो। हमें ये बजट रेखा का निर्माण करना है। अब बजट रेखा का समीकरण देखें हम, तो समीकरण भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये M उपभोक्ता की आय यानी 100, अभी हमने उदाहरण लिया, अक्ष वस्तु की मात्रा, ठीक है, PX Y वस्तु, अक्ष वस्तु की कीमत, Y वस्तु की मात्रा और PY Y वस्तु की कीमत। तो ये बजट रेखा का समीकरण क्या दर्शा रहा है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि अक्ष वस्तु पर किया जाने वाला खर्च और Y वस्तु पर किया जाने वाला खर्च
दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 100 के बराबर, यानी उपभोक्ता की आय के बराबर होना चाहिए। अभी हमने देखा कि यहाँ अक्स वस्तु की कीमत है 20 है, ठीक है, और वाई वस्तु की कीमत कितनी है? 10 है। अब देखो अक्स वस्तु की मान लें कि वो 1 इकाई कर रहा है, तो 1 कितनी कीमत है? 20 है, प्लस प्लस, ठीक है, वाई वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा वो? 8 10, तो यहाँ ये 20 प्लस कितना हुआ? 80, यानी 100। यही बजट रेखा का समीकरण है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 100 है, अक्स वस्तु की कितनी इकाई ली? मान ले 1 इकाई ले रहा है, ठीक है, 2 इकाई ले तो 2 मान लो कि 2 इकाई ले रहा है, कीमत कितनी है उसकी? 20 है, प्लस वाई वस्तु की कितनी मात्रा लेगा? फिर आप देखो यहाँ कितने हो जाएंगे उसका? 6 गुणा 10, तो यहाँ ये कितना हुआ? 40 प्लस 60, यानी यहाँ भी ये कितना हो रहा है? 100, और 100 इसके बराबर है। तो बजट रेखा का समीकरण आपसे पूछा जा सकता है। अब बजट रेखा का स्लोप देखें तो स्लोप निकालने, जैसे आपने गणित में देखा होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इस प्रकार हम ये देखें कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बनना है, और त्रिभुज का हम देखेंगे कि ये तो क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। ये है लंब और ये है आधार, नीचे वाला आधार है अक्ष वस्तु। अब लंब वाला बिंदु हमने कैसे निकाला था? लंब कितना है ये हम देखेंगे, OB, और आधार कितना है? OL। दोबारा देखते हैं, OB बटे OL। ये तो आधार लंब हो गया और ये आधार हो गया। और लंब का बिंदु B कैसे आया थे हम कि 100 में किसका भाग दिया था? वाई वस्तु की कीमत का। और ये कैसे निकाला था कि 100 में किसका भाग दिया था? एक्स वस्तु की कीमत, तभी तो 5 आया था। तो हम यहाँ देखेंगे M बटा OB, क्या ये ऊपर वाला PY, और भाग M बटा PX, ठीक है। तो ये तो हो गया लंब वाला और ये हो गया आधार। अब देखते हैं गुणा में बदलते हैं तो क्या हो जाता है? M बटे PY गुणा PX, ये उल्टा हो जाएगा, और M से M कैंसिल, तो क्या बचेगा? PX बटे PY। PX का मतलब है अक्ष वस्तु की कीमत और PY का मतलब है वाई वस्तु की कीमत। बच्चों बड़ा सरल सा है, लंब बटे आधार। लंब क्या है? OB, और आधार क्या है? OL। लंब कैसे आया? OB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? M बटे PY, और बटे का मतलब है भाग, और OL की जगह हम क्या लिख सकते हैं? M बटे PX, क्योंकि OL का मतलब ये 5 इकाई हमने कैसे प्राप्त की थी कि 100 रुपये में हमने अक्ष वस्तु की कीमत का भाग दिया था। तो आपको ये किस प्रकार से आई है वो आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, बाकी एक बार दोबारा समझना, और इस बजट रेखा का ढाल है क्या उसको ध्यान में ज़रूर आपको रखना है, ठीक है। तो ये बजट रेखा का ढाल हमारे सामने क्या निकल कर आया? एक्स वस्तु की कीमत बटे वाई वस्तु की कीमत। आपसे पूछा जा सकता है बजट रेखा का ढाल ये कैसे आया था? हमने देखा M बटे PY, ये तो क्या है? लंब, भाग M बटे PX। इसको सरल करेंगे, अभी हमने सरल किया तो ये आया। अब ये देख रहे हो कि माइनस का निशान क्या है? तो माइनस का निशान का तात्पर्य है इसके स्लोप को दर्शा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये बजट रेखा का स्लोप है, और कैसा है? ऋणात्मक है। एक में वृद्धि होगी तो एक में क्या होगी? कमी। जैसे यहाँ हम देखें, ये यहाँ y की कितनी इकाई ले रहे हैं? 8 इकाई, तो x की कितने ले रहे हैं? 1। अब यहाँ देखो, अगर y की कितनी होगी? 6 इकाई, तो x की कितनी होगी? 2। यानी x की इकाई बढ़ रही है तो y की इकाई यहाँ क्या हो रही है? घट रही है। यानी दोनों में कैसा संबंध है? विलोम संबंध है। इसका मतलब ये ऋणात्मक निशान है वो इसके स्लोप को दर्शाता है, इनके डायरेक्शन को दर्शाता है। अब हम देखेंगे बजट रेखा में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं, चेंजिंग हो सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो पहले में कि ये पहले वाली बजट रेखा है, ठीक है। ये मान लें कि वो 5 आया था। 5 कैसे आया था? 100 बटे 20। अब ये आगे की तरफ सरकी है।
आगे की तरफ सरकी है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि पहले इतनी मात्रा का प्रयोग कर सकता था ज़्यादा से ज़्यादा, अब कितनी का कर सकता है OL, तो पहले की अपेक्षा कम या ज़्यादा। लेकिन ये B पॉइंट वैसा का वैसा है, इसका मतलब Y वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और X वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा इकाई का प्रयोग कर सकता है। और कब हुआ, क्यों ज़्यादा कब कर सकता है, जब ये कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे मान लें कि ये कीमत घटकर 10 रुपये हो जाए, तो अब कितनी इकाई का खरीद सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इकाई। और 10 इकाई कहाँ आएगी बच्चों, निश्चित रूप से हम कहेंगे इस मात्रा से आगे की तरफ आएगी। तो आपसे ये देखें कि ये बजट रेखा का जब नीचे वाला पॉइंट यानी L पॉइंट आगे की तरफ सरका है, ये कब सरकेगा, जब X वस्तु की कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है। बच्चों थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, यहाँ वस्तु की कीमत नहीं है, यहाँ मात्रा है, मात्रा बढ़ी है। मात्रा कब बढ़ेगी, जब उसकी प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ प्राइस को दर्शाते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्राइस बढ़ी है, लेकिन यहाँ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ मात्रा को दर्शाई है। और ये इस तरफ कब आई, इस तरफ आई, इसका मतलब ये होगा कि पहली जितनी इकाई का प्रयोग कर रहे हैं उससे कम का प्रयोग कर पाएगा। और ये कब संभव होगा, जब वो X वस्तु की कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे 20 से कितनी हो जाए, 40, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि पहले की अपेक्षा वो उस X वस्तु की कम इकाई खरीद पाएगा। और यहाँ आपसे पूछ ले Y वस्तु में, तो Y वस्तु की में ये B पॉइंट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो इसका मतलब Y वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए आप कि यहाँ आप देख पा रहे हो, ये इधर वाला पॉइंट L वाला पॉइंट तो है वैसा का वैसा है, लेकिन ये पॉइंट एक बार तो ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ कब गया, कि पहले इतनी मात्रा का प्रयोग कर रहा है मान ले, अब उससे ज़्यादा का प्रयोग कर रहा है। ज़्यादा का कब करेगा, जब Y वस्तु की कीमत में क्या होगी, कमी होगी। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इस BL से ये B डबल प्राइम ये कब हुआ है, ये चेंजिंग कब होता है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उसके बाद देखिए आय में परिवर्तन, तो आय में परिवर्तन होता है। जैसे ये देखें कि ये 10 आया था, ये 10 कैसे आया था, 100/10, और ये कितना आया था, हमने देखा 5, ये कैसे आया था, 100/20। अगर हम देखें कि आय बढ़ जाए, 100 से कितनी हो गई, 200 हो गई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200/10, यानी ये कितनी इकाई हो जाएगी, 20, और ये कितना हो जाएगा, 200/20 यानी 10। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि ये दोनों मात्रा बढ़ गई, दोनों मात्रा बढ़ गई। कब, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर। तो आप बच्चों ध्यान में रखना, जब आय बढ़ती है तो ये जो कीमत रेखा है समानांतर ऊपर की ओर चली जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि 200 हो गई, तो ऐसी स्थिति में वो Y की कितनी का प्रयोग कर रहा है, 20, और X की कितनी का कर रहा है, 10। पहले कितनी कर रहा था, Y की 10, X की का कितना कर रहा था, 5, दोनों की बढ़ गई। और ये नीचे की तरफ कब आएगा, उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो बच्चों हमने कीमत रेखा के बारे में जाना, उसकी क्या परिभाषा है, कैसे उसका चित्र बनता है, उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, और आगे जब हम उपभोक्ता संतुलन को पढ़ेंगे तब इसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसको 1-2 बार वीडियो देखिए, फिर बाद में आप नोट्स बनाते जाइए। आपकी पुस्तक में ये सब पेज संख्या 19 में है, तो पेज संख्या 19 में भी आपको इस एक बार पढ़ लेना है और बार बार इसको पढ़ो, नोट्स बनाइए। यहाँ से बजट रेखा से आपसे प्रश्न इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, तो परिभाषा बनाते हुए साथ साथ इसका डायग्राम भी आप रेखा चित्र भी बना दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।